हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा थंबनेल में, आई कंप्लीटेड 2 years बीइंग अ गेस्ट लेक्चरर एट गवर्नमेंट कॉलेज। तो आज मैं आप लोग के साथ थोड़ा सा अपना स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, थोड़ी सी अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ, थोड़े से अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे मैं गेस्ट लेक्चरर बनी और कैसे मैंने 2 साल उसमें बिताए और कैसा रहा मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जो कॉलेज में पढ़ाते हैं जो टीचर्स, उनके लिए यूजीसी नेट एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। तो मैं जब मास्टर्स कर रही थी, मैंने मास्टर्स किया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। जब मैं मास्टर्स कर रही थी तो मेरे मास्टर्स करने के साथ साथ में ही मुझे नेट यूजीसी नेट के बारे में पता चला था। यूजीसी नेट के बारे में जब मुझे पता चला, मैंने उसके बारे में सिलेबस देखा। सारे सिलेबस मैंने नोट डाउन करे, पेपर 1 के, पेपर 2 के। मैं वैसे कॉमर्स बैकग्राउंड से आती हूँ। मेरा जो 11th 12th रहा है, ग्रेजुएशन रहा है, मास्टर्स रहा है, वो कॉमर्स बेस पे रहा है। तो जब मैंने सारे सिलेबस, सबसे पहले मैंने तो सारे सिलेबस डाउनलोड किए, ठीक है। सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड किए। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद मैंने उसको अच्छे से एनालाइज किया। जो मेरा पहला अटैम्प्ट था वो मेरा क्लियर नहीं हुआ था। जो मेरा दूसरा अटैम्प्ट था उसमें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी और फिर मैंने अपना यूजीसी नेट जो है क्लियर किया सेकेंड अटैम्प्ट में, ठीक है। तब मैं मास्टर्स ही करी थी। मैंने मास्टर्स पास आउट किया 2023 में, ठीक है। मैंने मास्टर्स 2023 में पास आउट किया है। और उस मैं मास्टर्स करते करते ही मैंने यूजीसी नेट जो है क्लियर कर लिया था। उसके बाद मैंने 1 साल जो है घर में तैयारी करी थी। जीआरएफ की मैं तैयारी करी थी 1 साल। 2023 से लेके 2024 सेशन तक जो है मैं जीआरएफ की तैयारी करी थी। तो उस बीच क्या हुआ था, जब मैं जीआरएफ की तैयारी कर रही थी, जून में एग्ज़ाम होने वाला था। जून 2024 में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला था। मैंने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पेपर लीक हो जाता है, वो पेपर कैंसिल हो जाता है। मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था। मुझे लगा था मैं इस बार पक्का जेआरएफ जो है क्वालिफाइड कर जाऊंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पेपर कैंसिल हो गया। अब उसके बाद बहुत ज़्यादा एक ओवर थिंकिंग भी मैं करने लगी कि अब मैं क्या करूँगी। मास्टर्स भी ख़त्म हो गया था और मुझे घर पे बैठना बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे घर पे नहीं बैठना था, मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना था। तो अब मैंने क्या किया, मेरा मास्टर्स तो ख़त्म हो चुका था, नेट का एग्ज़ाम भी कैंसिल हो चुका था और जो दूसरा नेट का एग्ज़ाम होने वाला था उसके लिए कहीं ना कहीं मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं कर पा रही थी अपने आप को, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी पेपर लीक हो जाने और कैंसिल हो जाने के कारण। उसके बाद मैंने बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में अप्लाई करना शुरू किया जॉब के लिए। वहाँ पे बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए, बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में मैंने अपने रिज्यूम सेंड किए और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में मैंने इंटरव्यू दिया। फिर क्या हुआ, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मेरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद मैंने वहाँ पे तुरंत ही 1 हफ्ते के अंदर मैंने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया। वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद 15 दिन मैंने वहाँ पे वर्क किया, वहाँ पे मैंने टीचिंग किया। 15 दिन 20 दिन के बाद मुझे गवर्नमेंट कॉलेज से कॉल आता है कि आपका जो है यहाँ पे नंबर आ गया है, आपको यहाँ पे 1 हफ्ते के अंदर ज्वाइन करना होगा। अब क्योंकि जैसे सबको लगता है कि हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट जॉब सबके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल रहता है, बहुत अच्छा रहता है, तो मैंने भी तुरंत जो है गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन करने के बारे में सोचा। तो आप लोग जैसे कि जानते होंगे, या अगर नहीं भी जानते तो मैं आपको बता दूं, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं ना, वो जनरली इस एम से भी बनाए जाते हैं कि जो रूरल एरिया है वहाँ पर भी पहुँच सके। जो स्टडी है, हायर एजुकेशन है, वो गांव इलाके में भी पहुँच सके, यानी छोटे क्षेत्रों में भी पहुँच सके। तो जनरली जो कॉलेजेस होते हैं ना, गवर्नमेंट कॉलेज, वो गांव इलाकों में ही बनाए जाते हैं, ठीक है। थोड़े छोटे शहरों भी आप बोल सकते हो, वहाँ पे बनाए जाते हैं। तो जब मैं पहली बार गई थी ज्वाइनिंग करने के लिए, तो वो जो था जगह, मेरे कॉलेज का जो जगह था वो पूरा प्रॉपर एक गांव टाइप से था। और मैं हमेशा से शहर में रही हूँ, हमेशा से सिटी में रही हूँ, तो वहाँ पे मेरे लिए थोड़ा सा
मुश्किल हो रहा था वहाँ पे रहना, वहाँ पे दिन गुजारना, वहाँ पे जॉब करना। फिर भी मैंने अपने आप को जैसे भी समझाया, क्योंकि आप लोग जैसे जानते हैं कि गाँव में उतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं होती, और क्योंकि आप पहले ही सिटी से पढ़ कर के आ रहे हो, हर चीज़ आपको एक कंफर्ट में रहे हो, कहीं ना कहीं आप एक कंफर्ट जोन में रहे हो कि आपको हर चीज़, ऑनलाइन फूड आपको चाहिए आप ऑर्डर कर सकते हो, घर बैठे आपको राशन मिल सकता है, मतलब हर सारी सुविधा आपको सिटी में मिलती है। लेकिन गाँव में तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। हाँ, थोड़ा-सा नया था, लेकिन अब जॉब तो करनी ही थी, क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी कौन छोड़ेगा, तो जॉब तो करनी ही थी। तो वहाँ पे जैसे-तैसे थोड़े दिन एडजस्ट किया, उसके बाद से फिर धीरे-धीरे आदत हो गई। मैंने अपना कॉलेज जॉइन किया उस दिन। कॉलेज जॉइन करने के बाद पहला जो क्लास था मेरा, मेरे जो एचओडी थे, वो मुझे सबसे पहले सारे क्लासेस से, सारे स्टूडेंट्स से इंट्रोडक्शन कराए। मैंने उनके बारे में थोड़ा जाना, थोड़ा मैंने उनसे बात की, थोड़ा उन्होंने मेरे से बात करी। पहला क्लास जो रहता है, अगर आप लोग भी अपना इस करियर में अगर आप लोग जा रहे होंगे, तो आप अगर पहला अपना क्लास लिए होंगे तो आप भी शायद रिलेट कर सकते हैं कि पहला क्लास जो रहता है वो आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ रहता है, क्योंकि आपको नहीं पता होता आप कैसे बच्चों के साथ कम्युनिकेट करोगे, कैसे बच्चों के साथ डील करोगे, कैसे आप कोई भी टॉपिक को डिलीवर करोगे। मेरे लिए भी थोड़ा सा नया था, थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि कॉलेजेस में आप जानते हैं बड़े बच्चे रहते हैं, है ना। और मैंने जो अपना जॉब किया वो 24 की एज में स्टार्ट किया था। मैं जब 24 एज की थी तब मैंने जॉब को स्टार्ट किया था। तो जो स्टूडेंट रहते हैं कॉलेज के और मेरे एज में बहुत ज़्यादा गैप नहीं था, 1 से 2 साल का ही गैप था जो स्टूडेंट को मैं पढ़ा रही होती थी। हमको, मैं ग्रेजुएशन भी पढ़ाती हूँ और मैं मास्टर्स की क्लासेस भी पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा मुश्किल था पहला क्लास, लेकिन हाँ, मैंने अपने ऊपर काम किया कि कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे टॉपिक को एक डिलीवर करना चाहिए। प्रॉपर मैंने नोट्स बनाए, प्रॉपर मैंने जो है उनके लिए पीडीएफ तैयार किया, उनके लिए स्टडी मटेरियल तैयार किया, और धीरे धीरे मैंने वो चीज़ को अच्छे से कंप्लीट किया। और आज मुझे 2 साल हो रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं मैं बहुत स्टार्टिंग से, अगर आप मुझे देखोगे तो मैं कहीं न कहीं अभी बहुत अच्छे तरीके से अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला चुकी हूँ। मुझे अब थोड़ा-सा बहुत अच्छे तरीके से मैं पढ़ा लेती हूँ, और जो है टॉपिक अपने डिलीवर कर लेती हूँ, और अभी भी मैं अपने ऊपर काम कर ही रही हूँ इस चीज़ को लेकर के कि और कितने अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा सकता है। अब मेरे कॉलेज में अब स्मार्ट बोर्ड लग चुका है। स्मार्ट बोर्ड लगने के कारण हमको बहुत ज़्यादा हेल्प होता है कि हम कोई भी चीज़ है उनको नया तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बच्चों को स्टडी करा सकते हैं। मैंने खुद अपने जो पीडीएफ है, अपने जो लेक्चर्स हैं, मैंने रिकॉर्ड करके रखे हुए, मैं उनके थ्रू भी उनको पढ़ा सकती हूँ। और इसके अलावा पीडीएफ भी मैंने सारे सब्जेक्ट्स के बना रखे हैं, उनके थ्रू भी मैं उनको पढ़ा सकती हूँ। तो ऐसे मैंने बहुत सारी जो है नई नई टेक्निक्स अपने लिए खुद बनाई हुई है कि मैं कैसे स्टूडेंट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकती हूँ। तो अगर आप लोग इस करियर में जाना चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि कॉलेज के स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं, तो मैं आप लोग को बता दूं कि सबसे पहले तो आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई करना होगा, या फिर अपने जो स्टेट में जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ का जो सेट एग्ज़ाम होता है वो आपको क्वालिफाई करना होगा। या तो यूजीसी नेट आप क्वालिफाई करिए, या तो आप अपने स्टेट का सेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करिए। इनको क्वालिफाई, दोनों में से कोई एक भी आप करेंगे तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो इनको करने के बाद आप क्या कर सकते हो, कोई भी कॉलेज में या कोई भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। कॉलेज में पढ़ाने के लिए आप लेक्चर के रूप में भी या असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अप्लाई कर सकते हो। देखिए क्या होता है, मैं फ़िलहाल अभी गेस्ट लेक्चरर हूँ, ठीक है। मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है वो 11 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। 1 मंथ का मेरा जो है ब्रेक रहता है, और 11 मंथ का मेरा कॉन्ट्रैक्ट रहता है। सैलरी जो रहता है वो हमारा रहता है पर क्लास और पर डे के हिसाब से सैलरी बनता है, ठीक है। जितनी भी आप एक दिन में क्लासेस रहते हो, वैसे तो एक असिस्टेंट प्रोफेसर को एक दिन में 4 क्लासेस लेनी होती है, ठीक है। तो आपकी जो सैलरी रहती है वो हमेशा 4 क्लास और जितने दिन आपने वर्क किया है उस हिसाब से बनता है, ठीक है। जो लोग जानते होंगे वो लोग इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग नया नया करियर स्टार्ट करना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, उनको मैं बता दूँ कि आपके पास यूजीसी नेट करने के बाद जो ऑप्शन रहेंगे वो क्या क्या रहेंगे। एक तो आप कोई भी प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट
यूनिवर्सिटी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे इंटरव्यू देने के थ्रू आपका जो है आपको जॉब मिल सकती है, वहाँ पे आप टीच कर सकते हो। इसके अलावा आप गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में भी आप अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको मिल सकती है। देखिए, जो यूनिवर्सिटीज़ होती है गवर्नमेंट की और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, वहाँ पे तो डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू आपको जो है जॉब दे दिया जाता है, ठीक है। लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेजेस रहते हैं उनमें आपको पीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, स्टेट पीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, जिसको आप लोग एपीपीएससी भी बोलते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो पीएससी का एग्ज़ाम होता है, उसको क्लियर करने के बाद आप रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो। लेकिन जब तक आप रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि जब तक आप एपीपीएससी क्वालिफाई नहीं करते हो, तब तक आप गवर्नमेंट कॉलेज में एज अ गेस्ट लेक्चरर काम कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका एक्सपीरियंस हो, आपकी जो नई चीज़ें हैं वो डेवलप हो, आपको कहीं ना कहीं कुछ सीखने को मिले, तो आप ज़रूर गेस्ट लेक्चर के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद जब भी एपीपीएससी का पोस्ट निकलता है, तब आप उसको क्वालिफाई करके आप रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, ठीक है। तो जो एपीपीएससी जो एग्ज़ाम होता है, जो हर एक स्टेट में अपना अपना एग्ज़ाम होता है एपीपीएससी का, ठीक है। तो एपीपीएससी में क्या होता है, सबसे उसमें भी दो पेपर आपको देखने को मिलेंगे। एक जो आपका पेपर रहेगा वो आपका जो स्टेट रहेगा उसके उससे रिलेटेड रहता है कि स्टेट की हिस्ट्री क्या है, वहाँ का कल्चर कैसा, वहाँ का ट्रेडिशनल कैसा, वहाँ का डांस, वहाँ के सॉन्ग, ये सारी चीज़ें रहेगा। जोग्राफिकल एरिया आपके जो स्टेट का रहेगा वो आपका जो जनरल पेपर रहता है ना, वो सारे आपके स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जो आपका पेपर 2 होगा यानी कि जो आपका दूसरा पेपर रहेगा वो आपका सब्जेक्टिव रहता है। जैसे कि हम नेट में देखते हैं, जनरल पेपर जो आपका रहता है पेपर 1, वो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, कम्युनिकेशन, ये सारे के ऊपर बेस्ड रहता है। और जो आपका पेपर 2 रहता है वो आपका सब्जेक्टिव रहता है। सेम वैसा ही होता है यहाँ पे भी, एपीपीएससी में भी पहला पेपर आपका जनरल रहेगा जो कि आपके स्टेट के बारे में क्वेश्चन पूछता है, और जो पेपर 2 रहेगा वो आपका सब्जेक्टिव रहेगा, जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स किया, जिस सब्जेक्ट में आप टीचिंग करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बोलूँगी कि आप सबसे पहले अपना जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसको बढ़ाइए ज़्यादा से ज़्यादा। उसके लिए आप प्रेफर कर सकते हो 11-12 की जो बुक रहेगी आपकी, जिसमें आपने जो सब्जेक्ट लेकर के आप पढ़े हैं, जो सब्जेक्ट में आप पढ़ाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड बेसिक जो बुक्स होती है उनको आप रीड करिए। मैं 11-12 की बुक सबसे पहले रीड करना स्टार्ट करी थी, क्योंकि बहुत बेसिक नॉलेज जो होते हैं वो आपको 11-12 की बुक से ही मिल सकते हैं। इसके अलावा आप अपने ग्रेजुएशन की बुक्स रीड कर सकते हैं, उससे आप अपना जो है जनरल नॉलेज और जो आपका बेसिक नॉलेज आपका सब्जेक्ट को लेकर के उसको आप बढ़ाइए, ताकि आप उससे, क्योंकि आप कहीं पे इंटरव्यू देने भी जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको आपके सब्जेक्ट का फुल नॉलेज होना चाहिए, उसके थ्रू ही आप आगे बढ़ सकते हो। आपको सबसे पहले अपने ऊपर ये काम करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है थोड़ी सी आपकी पकड़ कम है किसी भी सब्जेक्ट में, तो उस पर काम करिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको आप लोग बढ़ाने की कोशिश करिए। अब जब वहाँ पे अपना नॉलेज बढ़ाएंगे तो बिल्कुल मैं आपको ये श्योरिटी दे सकती हूँ कि आप कोई भी इंटरव्यू पास कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले सब्जेक्टिव नॉलेज ज़रूरी होता है। उसके बाद होता है कम्युनिकेशन, कि आप कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हो। देखो, नॉलेज रखना एक बात होती है, उस नॉलेज को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे इंटरप्रेट करना है, वो एक अलग बात होती है। तो जो नॉलेज आपने गेन कर लिया उसको आप कैसे सामने वाले के सामने डिलीवर करोगे, जो आप कंसेप्ट जानते हैं उसको आप कैसे कम्युनिकेट करोगे, कैसे टीच करोगे इस चीज़ को, इस पे आप काम करिए। उसके बाद में कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टीचिंग लाइन। तो यहाँ पे मैंने अपने भी कम्युनिकेशन पे काम किया, अपने भी सब्जेक्ट नॉलेज पे काम किया था, और ऐसे करते करते आज मुझे 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, और मैं आगे भी कोशिश करूँगी। और अच्छा, इसके बाद मैं आप लोग को ये चीज़ बता दूँ कि बहुत लोग ये भी डाउटफुल में रहते हैं कि पीएचडी करने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होती है। देखिए, अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर रहे हो, अभी यूजीसी नेट ने अपने जो रिज़ल्ट है उसको 3 सेक्शन में बांट लिया। एक ये है कि आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाते हो, एक ये होता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो, एक लास्ट होता है तीसरा नंबर का जो है आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। तो पीएचडी के लिए एलिजिबल अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आप पीएचडी कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। पीएचडी करने के लिए अपने आप को इनरोल करा सकते हो किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर। इसके अलावा अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर जाते हैं, जो कि हाईएस्ट रैंक लाने वाले करते हैं, तो जेआरएफ अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप आसानी से पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, और आपको गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड
प्रोवाइड किया जाएगा। जीआरएफ करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इसके लिए एक और वीडियो बना दूँगी कि जीआरएफ करने के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या टेक्निक होनी चाहिए जीआरएफ क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप लोग ये चीज़ जानना चाहते हैं और पीएचडी से रिलेटेड और भी कोई डाउट पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उससे रिलेटेड भी कोई वीडियो बना दूंगी। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। ये भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, यूजीसी नेट करने के बाद कि आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। मैंने आपको क्या क्या बताया, एक आप गेस्ट लेक्चर के रूप में ले सकते हो, प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो, जॉब ले सकते हो अपनी, या फिर आप पीएचडी के लाइन में भी जा सकते हो। पीएचडी करने के बाद भी, क्योंकि आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, तो भी आपको आसानी से एपीपीएससी क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये तो मेरी थी छोटी सी स्टोरी जिसमें मैंने आपको बताया कि गेस्ट लेक्चर किस प्रकार से मैं बनी और मेरे क्या क्या काम होते थे, कैसे कैसे मैंने किया। 11 मंथ का मेरा कॉन्ट्रैक्ट रहता था, सैलरी मेरी पर डे के हिसाब से, पर क्लास के हिसाब से बनती थी। और जो काम है मेरा वो पढ़ाना, प्राइमरी ड्यूटी वही है आपकी कि आप सबसे पहले तो आप अपनी 4 क्लासेस कंप्लीट करोगे। आप पहले तो अपने बच्चों को प्रेफर करोगे, प्रायोरिटी दोगे, उनको पढ़ाओगे। उसके बाद जो समय बचता है आपके पास वो आपका क्या रहेगा, वो आपका रहेगा, जैसे बच्चों का एग्ज़ाम लेना है तो आपको क्वेश्चन पेपर बनाना पड़ेगा। आप बच्चों का जो एग्ज़ाम लेने के बाद आपको उसको आंसर शीट को चेक करना होगा, उसको रिकॉर्ड करना होगा, सारे जो नंबर्स है उसको रिकॉर्ड करना होगा। इसके अलावा आपको बच्चों को असाइनमेंट देने होते हैं। असाइनमेंट देना है तो उसके लिए आपको प्रॉपर टॉपिक डिवाइड करने पड़ेंगे बच्चों के बीच में, वो टॉपिक आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद टॉपिक के जो आउटकम्स निकलेंगे कि आपने किस उद्देश्य से उस टॉपिक को दिया है बच्चों को बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें लिखनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको एनईपी 2020 के अंतर्गत की बता रही हूँ। जो एनईपी का एम है उसके हिसाब से हम सारा काम करते हैं कॉलेज में, उसके बारे में मैं आप लोग को बता रही हूँ। इसके बाद आप लोग अगर इसके बाद कोई और अगर आपको कॉलेज में काम दिया जाता है प्रिंसिपल के द्वारा या कोई सीनियर प्रोफेसर के द्वारा, तो वो चीज़ भी आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद मैं आप लोग को ये बता दूँ कि जो कॉलेज रहता है जनरली गवर्नमेंट कॉलेज, उसका टाइम रहता है 10:30 से 5:30 का। सुबह 10:30 बजे कॉलेज लगता है और शाम को 5:30 बजे छुट्टी होती है। ठीक है, जनरली यही टाइम रहता है मैक्सिमम कॉलेजेस का। तो अब आपको 10:30 में कॉलेज जाना है, तो उसके लिए आपको मैं कम से कम 6 बजे मैं उठती हूँ। और 6 बजे उठने के बाद मैं अपना जो है घर का काम करती हूँ, सफाई करती हूँ, ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, लंच बनाती हूँ। उसके बाद मैं अपने कॉलेज जाती हूँ रेडी वेडी हो करके। कॉलेज जाने के बाद फिर वहाँ पे काम करती हूँ और 5:30 बजे घर आती हूँ। 5:30 के बाद घर आती हूँ। आते आते मेरे को 6:30 लगभग बज जाता है, 6 6:30। उसके बाद आने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉडी टायर्ड हो गई रहती है। थोड़ा सा मैं रेस्ट करती हूँ। रेस्ट करने के बाद मैं अपने लिए डिनर की तैयारी करती हूँ, थोड़ा सा स्टडी करती हूँ, क्योंकि आपको अपना स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो आपको, आप भले ही बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन होगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको दूसरे दिन क्लास लेनी है, 1 क्लास 2 क्लास 4 क्लास जितनी भी क्लासेस लेनी है, उनके लिए आपको प्रिपरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आप बच्चों को क्या पढ़ाओगे, कल कौन सा टॉपिक होगा, उनके लिए प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करना। ये जो है मेरा डेली का काम होता है, ये मैं डेली करती हूँ क्योंकि मुझे दूसरे दिन क्लास लेना होता है। 4 क्लास एक दिन में लेनी होती है, तो मैं पूरा का पूरा तैयारी कर लेती हूँ एक दिन पहले ही। या फिर अगर संडे सैटरडे मेरे को मिलता है तो संडे सैटरडे भी मैं बहुत ज़्यादा जो नोट्स है बच्चों के लिए आने वाली क्लासेस जो मुझे लेनी है उसके बारे में मैं नोट्स प्रिपेयर करके रख लेती हूँ। अच्छा, ये बात करते हैं कि छुट्टी का जो हॉलीडेज जो होते हैं उसका क्या सिलसिला है। तो वैसा ही है जैसे कि हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है छुट्टी। संडे को आपका ऑफ रहेगा। सेकंड सैटरडे और थर्ड सैटरडे जैसा कोई सीन नहीं है यहाँ पे। लेकिन हाँ, जो गवर्नमेंट के जो हॉलीडेज़ है, जो कैलेंडर में हॉलीडेज़ दिखाई देते हैं, वो सारे हॉलीडेज़ आपको मिलेंगे। उन सारे चीज़ों का बेनिफिट उठा सकते हो और उस दिन की सैलरी आपकी नहीं बनेगी क्योंकि वो दिन हॉलीडे का रहता है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड सैटरडे थर्ड सैटरडे जैसा कोई सीन नहीं होता है। जो गवर्नमेंट की छुट्टी रहेगी उसके अनुसार आपको मिलेगा। संडे आपका ऑफ रहेगा। इसके अलावा तो दैट्स इट, दिस इज़ माई स्टोरी। अगर आप लोग इससे रिलेटेड और भी कुछ मेरे को पूछना चाहते हैं जो शायद अभी मैं नहीं बता पाई होंगी या जो मुझसे छूट गया होगा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर याद दिलाइएगा।
और मैं होप करूँगी कि जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लाइन में जाना चाहते हैं, उसमें करियर बनाना चाहते हैं, आप सबका ड्रीम पूरा हो। आप सब बहुत अच्छे से मेहनत करिए, आपका ज़रूर ड्रीम पूरा होगा, आप ज़रूर असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। और आप जो भी पेपर की तैयारी करें वो पेपर आपका ज़रूर ज़रूर निकले, अच्छे से आप लोग तैयारी करिए। और बस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।